नमस्कार। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले यानी जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसे वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद 16 दिन लगातार सुनवाई चली थी। उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया। तो इतनी लंबी सुनवाई में क्या हुआ, सुनवाई के मुद्दे क्या थे, दोनों पक्ष की दलीलें क्या थी, उसको बताऊंगा और उसी के आधार पर यह समझने और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाला है या क्या फैसला सुनाएगा। इस डिस्क्लेमर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई दलीलों के आधार पर फैसले का अनुमान करना अदालत की अवमानना के दायरे में नहीं आता और इसीलिए मैं ये कोशिश करूंगा आप सबको समझाने के लिए और खुद को समझने के लिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में फैसला सुनाएगा तो किन किन मुद्दों पर सुनाएगा और फैसला क्या आ सकता है। आइए पहले समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर किन बिंदुओं पर सुनवाई कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तो किन बिंदुओं पर सुनाएगा। पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा जो वापस लिया गया, यह फैसला सही था या गलत था, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं देने वाला है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थी तो उस फैसले को चुनौती दी गई थी और इसी आधार पर चुनौती दी गई थी और यही कहकर चुनौती दी गई थी कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस लेना असंवैधानिक था। लेकिन सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम यानी सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच के जजों ने कहा कि हम इस मसले पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं कि वो फैसला गलत था या सही था। हम इस फैसले पर विचार करेंगे, इस मुद्दे पर विचार करेंगे कि जिस ढंग से 370 हटाया गया वो जो तरीका था वो सही था या गलत था, क्या वो संविधान सम्मत था या संविधान सम्मत नहीं था। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो ये नहीं कहेगा कि ये फैसला सही था या गलत था। सुप्रीम कोर्ट बस ये बताएगा कि जो फैसला लिया गया, फैसला लेने का तरीका सही था या गलत था। एक और बात इसमें समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था तो केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा दिया गया था और उस हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से वो सारी बातें कही गई थी, वो सारी दलीलें दी गई थी जिसमें जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी कि आखिर क्यों हटाया गया, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा क्यों वापस लिया गया और वापस लेने के फायदे क्या क्या हुए हैं। उसमें तमाम बातें कही गई थी कि किस तरह से वहाँ पर पर्यटन बढ़ा है, किस तरह से वहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, किस तरह से वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई के लिए मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हलफनामा इस केस के लिए अनुपयोगी है क्योंकि हमें ये सुनवाई ही नहीं करनी कि आपने जो फैसला लिया वो सही था या गलत। आप हमें उन मुद्दों पर, उन बिंदुओं पर जवाब दीजिए, संवैधानिक बिंदुओं पर जवाब दीजिए कि जो फैसला लिया गया उसमें क्या संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया। और उसके बाद से केंद्र सरकार को दोबारा हलफनामा दायर करना पड़ा। तो मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, एक बार नहीं बार बार जाहिर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट किस मुद्दे पर सुनवाई करने वाला है। एक बात और कि सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जब यह पूछा कि आप बताएं कि राज्य में यानी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली का रोड मैप क्या है, आप कब तक वहां चुनाव करा रहे हैं, तो मतलब उसी समय साफ हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट यही चाहता है कि वहां पर लोकतंत्र बहाली हो। तो इसमें किंतु परंतु का मसला ही नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट किस मसले पर फैसला सुनाएगा। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने जो कोर्ट को बताया कि राज्य में लोकतंत्र बहाली को लेकर सरकार काम कर रही है, शासन काम कर रहा है और जल्दी ही वहां पर लोकतंत्र बहाली यानी चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन कितना समय लगेगा यह सरकार नहीं बताई और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने एक बात और कही थी, वो ये कि ये तय है और ये पॉलिसी डिसीजन है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, वहां लोकतंत्र बहाली होगी और उसे पूर्ण राज्य यानी स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही सरकार की तरफ से यह बताया गया कि लद्दाख
केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, वहां पर उसे स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये सरकार की तरफ से बातें कही गई। अब आते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट किन बिंदुओं पर, किन संवैधानिक पहलुओं पर सुनवाई कर रहा है। तो पहली बात ये कि एक बात कही गई, एक सवाल उठा कि क्या अनुच्छेद 370 की व्यवस्था जो थी वो अस्थाई यानी परमानेंट या अस्थाई यानी टेम्पररी थी। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से यही दलील है कि वो व्यवस्था अस्थाई थी, टेम्पररी व्यवस्था थी, जबकि याचिका दायर करने वालों की दलील थी कि ये व्यवस्था टेम्पररी नहीं थी, परमानेंट थी। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए जो प्रक्रिया का पालन किया गया, क्या उसके लिए या जिस ढंग से वापस लिया गया उसके लिए पार्लियामेंट कैपेबल थी, संसद कोई अधिकार था या नहीं था। चूंकि जब ये व्यवस्था बनी थी उस समय जम्मू कश्मीर में राज्य की अपनी संविधान सभा थी और वो संविधान सभा भंग कर दी गई। तो सवाल उठा, कोर्ट में के सामने ये सवाल था कि जब संविधान सभा भंग कर दी गई तो राज्य के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास होगा। केंद्र सरकार की दलील थी कि चूंकि 370 की व्यवस्था संसद के द्वारा आई थी, इसलिए उस पर फैसला करने का अधिकार संसद को ही था और संसद को ही है। दूसरी बात सरकार की तरफ से यह कही गई कि जम्मू कश्मीर का संविधान, जम्मू कश्मीर की व्यवस्था संसद की व्यवस्था से के हमेशा अधीन रही है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो संसद ने दिया था, पार्लियामेंट ने ही दिया था। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के बारे में फैसला करने का अधिकार भी संसद को ही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हो रहे थे, उन्होंने ये बात दलील दी थी कि चूंकि संविधान सभा राज्य की संविधान सभा नहीं थी, नहीं है, ऐसे में कम से कम इस तरह का फैसला लेने के समय विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा है, उससे कंसल्ट किया गया होता, उसकी सहमति ली गई होती, उससे अनुमोदन कराया गया होता। जबकि केंद्र सरकार की दलील थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक और आई थी, वो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि ब्रेक्जिट की जो व्यवस्था थी, जिससे ब्रिटेन बाहर निकलने की जो व्यवस्था थी कि पहले जनमत संग्रह कराया गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि उस तरह की बात होनी चाहिए थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने ऐतराज जताया था और उन्होंने कहा था कि यह बिल्कुल आपका तर्क गलत है, निराधार है। तो एक बात, इस पर दलीलें हुई और इसी तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही गई। उसमें आधार ये था कि पहली बात ये कि वो व्यवस्था अस्थायी नहीं थी, अस्थायी थी। दूसरा कि उस विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए या तो राज्य की संविधान सभा सक्षम थी, जो अब नहीं है, और उसकी अनुपस्थिति में राज्य की विधानसभा से अनुमोदन कराया जाना जरूरी था। तो ये मोटा मोटी बहस के बिंदु थे याचिकाकर्ताओं के तरफ से। सरकार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी कि राज्य की स्थिति और ये जस्टिफाई करने के लिए कि वहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने से क्या क्या चीज़ें बदली हैं, ये इस केस के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि हम जो सुनवाई कर रहे हैं वो संवैधानिक बिंदुओं पर सुनवाई कर रहे हैं। सरकार बार बार कोर्ट में ये दलील देती रही कि किस तरह से वहाँ पत्थरबाजी की घटनाओं में लगभग पूरी तरह नियंत्रण पाया जा चुका है। आतंकवाद की घटनाओं में करीब 50% उस पर नियंत्रण पाया जा चुका है। किस तरह से वहाँ पर्यटन के उद्योग फल फूल रहे हैं, ये तमाम बातें सरकार की तरफ से दलीलें दी गई। सरकार उसे जस्टिफाई करती रही। और अब थोड़ा सा इसे समझ लीजिए कि जो याचिकाकर्ता थे उनमें से वहाँ की पार्टियां थीं। शाह फैसल आप जानते हैं, वो पहले शुरू में याचिकाकर्ता थे, जो ब्यूरोक्रेट थे। पहले उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके और उसके बाद से सियासत में चले गए थे। उसी दौरान इन्होंने याचिका दायर की थी
और शहला रशीद ने भी पिटीशन दायर किया था। दोनों ने अपनी अपनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी। क्यों ली थी? इसलिए कि परिस्थितियां बदल गई थी। शाह फैसल ने नौकरी द्वारा ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद इसे ऐसे समझिए कि दोनों पक्ष से बड़े बड़े वकील थे। केंद्र सरकार की तरफ से खुद अटॉर्नी जनरल पेश हो रहे थे, सॉलिसिटर जनरल पेश हो रहे थे, एक पक्ष से हरीश साल्वे भी पेश हो रहे थे, राम जेठमलानी के पुत्र महेश जेठमलानी भी पेश हुए। तो ऐसे बड़े बड़े वकील पेश हुए थे। दूसरे पक्ष पे जो लीड कर रहे थे बड़े वकीलों में, उसमें कपिल सिब्बल थे, उसके अलावा दुष्यंत दवे थे। तो इस तरह के बड़े बड़े वकील इन मामलों में सुनवाई कर रहे थे। तो बाकी जो छोटी छोटी बातें हुई थी, टिटविट्स हुई थी, वो आपके लिए बहुत मायने नहीं रखती। बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं देने जा रहा कि वो फैसला जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। कोर्ट को केवल ये बताना है कि जो तरीका अपनाया गया वो संवैधानिक था या असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से जो टिप्पणियां आई वो कई बार आपको इस तरह की लगी कि वो सरकार के पक्ष में, सरकार के फैसले के पक्ष में थी। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ इस मसले पर सुनवाई कर रही थी कि क्या वो व्यवस्था 370 की व्यवस्था स्थायी थी या अस्थायी थी। उसे हटाने के लिए क्या संसद सक्षम प्राधिकार था या राज्य की विधानसभा से भी अनुमोदन की जरूरत थी। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद से 1 महीना 5 दिन, करीब 35 दिन के आसपास ये सुप्रीम कोर्ट में ये ड्यूरेशन था। उसमें 16 दिन लगातार सुनवाई चली है। एक दिन की सुनवाई करीब आप 10:30 बजे करीब सुनवाई शुरू होती थी, सुबह की सुनवाई। 1 बजे लंच हो जाता है और उसके बाद फिर 2 बजे सुनवाई शुरू होती है और 4 बजे तक की सुनवाई चलती है। तो ये सुनवाई चली। मैक्सिमम जो समय था इसमें मैक्सिमम करीब 10-11 दिन की सुनवाई जो थी वो जिन लोगों ने चुनौती दी थी उनके तरफ से दलीलें रखी गई। 5-6 दिन की दलीलें जो लोग समर्थन में थे उन लोगों की तरफ से दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसके पास क्या क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, बस उसे समझ लेते हैं संक्षेप में। सुप्रीम कोर्ट बस ये कहेगा कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वो सही थी या गलत। अब एक बात सोचकर देखिए कि मामला किसी दूसरे राज्य का नहीं है, ये मामला कोई बाबरी मस्जिद का नहीं है, ये मामला कोई महाराष्ट्र में सरकार भंग करने शिवसेना वाले मसले का नहीं है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह सके कि ये हुआ सो फैसला तो ये है लेकिन ये हुआ सो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात इस मामले में कहता है, जम्मू कश्मीर के मामले में कहता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग तरह का होगा, क्योंकि कोर्ट की कही हुई बात को पड़ोसी मुल्क अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही हुई बातों के मायने होंगे। इसलिए, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाता है, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि निचली अदालतें जब फैसला सुनाती हैं किसी मसले पर तो उनका जो आधार होता है प्योरली आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, जो कानून की किताब में जो बातें लिखी गई थी वो होता है। हाईकोर्ट में जाने के बाद उसमें कानून की किताबों के अलावा थोड़ा और भी चीज़ें होती हैं कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते आते सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है अपने फैसला सुनाते हुए, आदेश देते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट को सारी चीज़ें देखनी होंगी अपना फैसला सुनाते हुए। इतनी बातों के बाद आप अनुमान लगा चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देगा। इस वीडियो में अगर कुछ भी डिस्टेंटली भी ऐसा लगता हो कि मेरी बात से कि मैं कहीं भी न्याय की प्रक्रिया में को प्रभावित करने की कोशिश किया हूं, तो ये अनइंटेंशनल हो सकता है। कोर्ट रिपोर्टर हूं, 20 साल, करीब 20 साल से कोर्ट की रिपोर्टिंग करता हूं, तो जितनी बातें मैं समझ पाया हूं, मेरी कोशिश थी कि आपको संक्षेप में बता सकूं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।